तो चलो ठीक है, मार्केटिंग प्लान के बारे में हम डिस्कस करते हैं। अभी कंपनी ने एक ऑफिशियल मार्केटिंग प्लान लॉन्च किया है, क्योंकि कई सारे लोग जो है वो अपने अपने हिसाब से बता रहे हैं, हम भी अपने हिसाब से बताते हैं। कई मतलब जितने लोग हैं वो अपने अपने हिसाब से मार्केटिंग प्लान बताते हैं, वाइट बोर्ड पे बताते हैं, कोई कॉपी में लिख कर बताते हैं। लेकिन अभी डिजिटल जो ज़माना आ गया है, डिजिटल ज़माने में हर व्यक्ति के पास में अभी मोबाइल है। तो मोबाइल के माध्यम से अगर हम चाहे तो अभी नहीं बता पाते, लेकिन अभी कंपनी ने मार्केटिंग प्लान का एक पीडीएफ दे दिया है, जिस माध्यम से यदि हम लोगों को अगर बताना चाहे तो बहुत बेहतरीन तरीके से हम बता सकते हैं। तो आज थोड़ा सा हम डिस्कस करेंगे कि मार्केटिंग प्लान कितना ईजी कंपनी ने बना दिया है, और बिल्कुल आसानी से हम अगर लोगों के पास में अगर मोबाइल के माध्यम से इसको अगर हम स्लाइड चलाते रहें और उनको इसकी जानकारी देते रहे तो बहुत अच्छे तरीके से मतलब एक रिजल्ट हमको आ जाएगा और उसका बेनिफिट भी मिलेगा, हमारा टीम भी आगे बढ़ेगा। तो ये मार्केटिंग प्लान का पहला पेज है। उसके बाद में सेकंड पेज में इस तरह से कुछ है कि परिवर्तन संसार का नियम है, समय के साथ में जो अपने आप को बदलता रहता है वही आगे बढ़ता है। मतलब ये एक परिवर्तन हमेशा होते रहता है, चेंजेस हमेशा आती रहती है। अगर हमको अगर अच्छे से रहना है तो समय के साथ में हमको अपने आप को बदलना पड़ेगा। अगर ये हम अपने आप को अगर बदल नहीं पाए तो हम मतलब सिस्टम से आउट हो जाएंगे, इस दुनिया की जो रेस है उससे आउट हो जाएंगे। मतलब पहले जैसे समझ लो चूल्हे में हम खाना बनाते थे, आज के डेट में गैस सिलेंडर आ गया है तो सभी के पास में गैस सिलेंडर है। पहले कुछ चिट्ठी वगैरह पहुंचाना है तो पोस्ट ऑफिस में जाके हम लेटर डालते थे और 8-10 दिन के बाद में वो लेटर सामने वाले के पास में पहुंचता था। लेकिन आज सबकी जेब में मोबाइल है। मतलब जैसा जैसा समय बदलते जा रहा है, आज यदि किसी के पास अगर मोबाइल नहीं है तो हम बोलते हैं यार क्या इस ज़माने में है, कि कौन से ज़माने में है, अभी मोबाइल नहीं है। मतलब परिवर्तन होते रहता है, ये संसार के नियम है। तो समय के साथ में जो बदलता रहेगा वही आगे बढ़ने वाला है, बाकी जो है वो पीछे रह जाएंगे। अगर एग्ज़ाम्पल के तौर पे यदि हम देखा जाए तो पहले हम नोकिया का नाम सुने थे। जब मोबाइल नया नया शुरू हुआ था तो नोकिया, कोई भी इंसान दुकान में जाने के बाद में बोलता था कि मुझे नोकिया ही मोबाइल चाहिए। और आज हम यदि देखते हैं तो नोकिया कहीं ना कहीं आउट हो गया है, क्योंकि जैसा एंड्रॉयड का जो ज़माना आया तो नोकिया ने उसको एक्सेप्ट नहीं किया। नोकिया ने एक विंडो ऑपरेटिंग सिस्टम जो कंप्यूटर में चलता है उस तरह का सिस्टम, मैं एक नया सिस्टम लाऊंगा और मैं पूरी दुनिया में राज करूंगा, ऐसा सोच रहा था। लेकिन वहीं सैमसंग भी उस समय आया था एक बेसिक मॉडल के साथ में, लेकिन सैमसंग ने समय के साथ में अपने आप को एंड्रॉयड में उसने बदल दिया। तो सैमसंग चल रहा है आज भी, मार्केट उसका अच्छा है, लेकिन नोकिया कहीं ना कहीं बाहर हो गया है, क्योंकि नोकिया को लगा कि मैं दूसरे इसमें चले जाऊंगा। मतलब मार्केट जैसा बदल रहा है, जो परिवर्तन हो रहा है वो परिवर्तन के हिसाब से इसने अपने आप में बदलाव नहीं किया। उस वजह से इतना बड़ा जो नोकिया था उसका मार्केट शेयर आज कंपनी का जो मार्केट शेयर है आज हट चुका है, और उसकी जगह में कई सारे दूसरे जो एंड्रॉयड बेस में जो मोबाइल है वो ले रहे, जैसे सैमसंग है, ओप्पो है, वीवो है, जो भी है वो। लेकिन नोकिया बाहर हो गया है। उसी के बाद में एच एम टी जो है वो बेसिक मॉडल में ही था, लेकिन आज जब फास्ट ट्रैक का मतलब ज़माना आ गया है। मतलब शहरों में यदि आप जाओगे तो बहुत सारे लोग जो है वो फास्ट ट्रैक का ही घड़ी पहनना स्टार्ट करते हैं। मतलब फास्ट ट्रैक ने बहुत जल्दी अपने आप को चेंज कर दिया, एच एम टी ने चेंज नहीं किया। तो आज एच एम टी का नाम कहीं ना कहीं थोड़ा सा डाउन हो रहा है। उसके बाद में कोडैक, और इधर है कैनन। कोडैक जो पहले आप ध्यान दिए होंगे, जो फ़ोटो खींचने वाले आते हैं वो आते थे, उनके मोबाइल में एक रोल रहता था और वो रोल सा डालते थे कैमरा में और फ़ोटो निकालते थे। उसके बाद में उस रोल को लैब में दे के उसको धुलवाते थे, उसका निगेटिव बनाते थे, निगेटिव से फिर फ़ोटो बनवाते थे। तो जैसा समय बदलते गया, कैनन ने डिजिटल कैमरा लेके आया। मतलब अभी रोल की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, मेमोरी में फ़ोटो आ जाएगा, मेमोरी दे दो कहीं भी लैब में, वो कंप्यूटर में लगाएंगे और वहाँ से फ़ोटो बाहर आ जाएगा। तो कोडैक
आपको लगा कि नहीं ऐसा नहीं हो सकता, मेरा जो बेसिक मॉडल है रोल वाला जो है वो वैसे ही मैं चलाता रहूँगा, तो उसने अपने आप को बदलाव नहीं किया, अपने आप में बदलाव नहीं किया, तो कोडैक अभी ख़त्म हो गया है। अभी हमको कहीं देखने को भी नहीं मिलता होगा कि कोडैक नाम का कैमरा बोलो या रोल बोलो जो भी है। लेकिन ये अभी जो कैमरा चल रहा है कैनन का सबसे ज़्यादा चल रहा है, क्योंकि ये डिजिटल भी है और बहुत ज़्यादा आसान है। मतलब अपने आप को हमको चेंज कर लेना है, जैसी परिस्थिति बदल रही है, परिवर्तन हो रहा है, उस तरह से हमें अपने आप को चेंज करना है। याहू पहले जब मुझे याद है जब हम 6वीं 7वीं में थे और उस समय हमको कंप्यूटर का थोड़ा सा नॉलेज देना स्टार्ट किए थे, तो उस समय हमको याहू का नाम पता था। हम जीमेल, ईमेल, गूगल वूगल कुछ जानते भी नहीं थे। तो याहू के माध्यम से याहू का ही ईमेल होता था, याहू का ही ब्राउज़र होता था। लेकिन जैसा समय बदलता गया उसने अपने आप को मतलब ज़्यादा चेंज नहीं किया, अपने आप को अपडेट नहीं किया। तो गूगल आ गया और गूगल अपने आप को बारी बारी से अपडेट करता गया। तो आज यदि हम देखेंगे तो पूरे दुनिया में गूगल का राज है। यदि हमको कुछ भी देखना है, कुछ भी सुनना है, कुछ भी जानकारी लेना है, तो हमको गूगल में ही जाना पड़ता है। यहाँ तक मतलब गूगल ने तो अभी ऐसा कर दिया है कि जो गूगल लेंस है, यदि कोई चीज़ है जिसके नाम हमको पता नहीं है, वो क्या चीज़ है उसके बारे में पता नहीं है, यदि गूगल लेंस के मदद से अगर उस चीज़ का हम फ़ोटो खींच लेते हैं, तो गूगल हमको बता देता है कि ये क्या चीज़ है, कौन सा पेड़ है या कौन सी वस्तु है, इसका क्या नाम है, कहाँ कहाँ मिलता है। मतलब इतना ज़्यादा जो गूगल है वो अपने आप को अपडेट करते जा रहा है। तो आज याहू कहीं ना कहीं बहुत पीछे में छूट गया है। तो उसी तरह से हमको भी मतलब समय के हिसाब से, सिस्टम के हिसाब से हमको अपने आप में परिवर्तन करना है, सिस्टम में परिवर्तन करना है, उस तरह से हमको भी ढलना है। अभी देखो आरसीएम जब अभी पेंडेमिक आया और उस समय जब लॉकडाउन चला, तो हमारी जो फिजिकल मीटिंग थी और सेमिनार था टोटल बंद हो गया। लेकिन कहीं ना कहीं कंपनी ने बिल्कुल उस नए चीज़ को एक्सेप्ट कर लिया और जूम की मीटिंग स्टार्ट कर दिए, यूट्यूब में आ गए। तो आज हम जितना चाहे उतना हम जूम मीटिंग जो है वो यूट्यूब के माध्यम से देख सकते हैं। मतलब कितना जल्दी कंपनी ने अपने आप को चेंज किया। अब कंपनी ने अपने आप को चेंज किया, तो हम लोगों ने मतलब हर टीम में जैसा अपने आप को चेंज किया, वैसे हम लोगों ने भी अपने आप को चेंज करके अभी डेली हम लोग भी जूम मीटिंग में आना स्टार्ट कर दिए हैं। तो कहीं ना कहीं हम भी उस परिवर्तन को महसूस कर रहे हैं और परिवर्तन के हिसाब से हम चलने का कोशिश कर रहे हैं। तो इस हिसाब से यदि हम चलते रहेंगे तो हमारा जो मतलब आने वाले समय में जो ग्रोथ होगा वो बहुत ज़्यादा ग्रोथ होने वाला है। तो इस तरह से कुछ था। आने वाले भविष्य का सबसे बड़ा व्यवसाय डायरेक्ट सेलिंग ही है। मतलब अभी जो समय चल रहा है, एक दौर चल रहा है, एक एक समय होता है। एक समय कंप्यूटर का था, उस समय कंप्यूटर की बिजनेस बहुत ज़्यादा चला। एक समय था स्टेज बिजनेस का, स्टेज का बहुत मतलब बॉलीवुड हॉलीवुड बोलो, सिनेमा वगैरह एक समय बहुत ज़्यादा था कि छोटे छोटे गांव से लोग आते थे और मुंबई में आके बहुत बड़े स्टार हो जाते थे। बहुत सारे हमने देखा है। लेकिन अभी पेंडेमिक के वजह से अभी हमारा पिक्चर विक्चर जो शूटिंग है बहुत ज़्यादा कम हो गया है। तो उनको बहुत मतलब प्लेटफॉर्म मिलना कम हो गया है या मुश्किल हो गया है। लेकिन यदि हम डायरेक्ट सेलिंग का यदि हम देखेंगे तो पूरे लॉकडाउन में हर प्रकार का व्यापार बंद था। लेकिन जो क्या बोलते हैं, डायरेक्ट सेलिंग जो है वो कहीं ना कहीं अपनी ग्रोथ बराबर रजिस्टर करवा रहा था। तो आने वाले समय में यदि हम देखेंगे तो डायरेक्ट सेलिंग ही एक बहुत अच्छे से फ्यूचर में चलने वाला बिजनेस है। तो कहीं ना कहीं हमको इसका जो महत्व है उसको समझना पड़ेगा। और यदि हम दुनिया में अगर डायरेक्ट सेलिंग की व्यवसाय की अगर स्थिति देखते हैं, अभी का कंडीशन में यदि हम स्थिति देखते हैं, तो क्या पोजीशन है। देखो यूनाइटेड स्टेट अमेरिका सबसे ऊपर में अमेरिका है, जिसका 2,65,000 करोड़ का डायरेक्ट सेलिंग का बिजनेस है सालाना। 2,65,000 करोड़। उसके बाद में चाइना है 1,80,000 करोड़। उसके बाद में कोरिया है 1,35,000 करोड़। उसके बाद में जर्मनी है 1,30,000 करोड़। जापान है 1,20,000 करोड़। ब्राज़ील है 75,000 करोड़। मलेशिया है 50,000 करोड़। मेक्सिको है 45,000 करोड़। फ्रांस है 40,000 करोड़। और ताइवान है 30,000 करोड़। और अपना भारत है 18,000 करोड़। मतलब बहुत कम है, समझ लो एक शुरुआत अभी है भारत में।
और समझ लो अमेरिका जैसी स्थिति जब आ जाएंगी तो कितने डायरेक्ट सेलर्स और कितने हमारे डिस्ट्रीब्यूटर कितना ज़्यादा इनकम कमाएंगे और कौन से लेवल में रहेंगे, ये सोचने वाली बात है। तो उस दिशा में हमको काम करने, कंपनी के जितने सारे जो नए नए ऑफ़र आ रहे हैं उस ऑफ़र का लाभ उठाना है। और जितने सारे डिस्ट्रीब्यूटर हैं हमारे डाउनलाइन में हैं उन सभी को बताना है, उसका बेनिफिट उनको उठवाना है। तो अभी भारत में 2025 तक डायरेक्ट सेलिंग का अगर बढ़ोतरी देखे गए, एक अगर आकलन अगर लगाए, जिस तरह से ग्राफ बढ़ते जा रहा है, जैसा 2010 में समझ लो 4,000 करोड़ के आसपास का डायरेक्ट सेलिंग का बिजनेस था, 2012 में 6,000 करोड़ हुआ, और उसके बाद में 2014 में 7,500 करोड़, 2016 में 8,500 करोड़, 2018 में 10,000 करोड़, तो भी लगभग समझ लो 2020-21 चालू है तो 18,000 करोड़ के आसपास में सालाना इसका टर्नओवर जा रहा है बिजनेस का। लेकिन 2025 तक एक अंदाज़न है कि 64,500 करोड़ तक इस मतलब 65,000 करोड़ तक इसका बिजनेस जाने वाला है, इसका टर्नओवर जाने वाला है डायरेक्ट सेलिंग का। तो वो टर्नओवर जो है वो तो जाने ही वाला है, लेकिन हमको ये सोचना है कि उस टर्नओवर में हमारी भागीदारी कितना रहेगा, हमारी हिस्सेदारी कितनी रहेगी। क्योंकि हम ये अगर स्लो करते हैं, जैसा मैंने अभी पहले सेशन में जो मैं कहानी बताया हूँ कि पारस पत्थर उनके पास में था, लेकिन वो आलसी होने की वजह से आज नहीं कल, कल नहीं परसों इस तरह से कर रहे थे। अगर इसी तरह से हम भी अगर टाल मटोल करते रहे तो जो समझदार व्यक्ति है वो अपना समय व्यर्थ ना करते हुए वो तो बिजनेस पालेगा, और कहीं ना कहीं 65,000 करोड़ का जो टर्नओवर रहेगा उसमें एक उसका बहुत बड़ा हिस्सा रह सकता है। तो हमें भी इस रेस में पीछे नहीं रहना है, समय के हिसाब से अपने आप में हमको बदलाव लाते हुए इस जो बड़ा टर्नओवर जाने वाला है उस टर्नओवर में हमारा जितना बड़ा एक भागीदारी हो सके उतना बड़ा हमको भागीदारी बनाना है। तो परंपरागत व्यवसाय और डायरेक्ट सेलिंग के व्यवसाय में क्या अंतर है? बहुत सिंपल तरीके से कंपनी ने यहाँ पर मार्केटिंग प्लान बताया है। जैसे कि पहला कंपनी है, उसके बाद में सीएफ है, एजेंट है, उसके बाद में डिस्ट्रीब्यूटर है, उसके बाद में थोक विक्रेता है, उसके बाद में रिटेलर है, उसके बाद में विज्ञापन है मतलब एडवर्टाइजिंग होती है, उसके बाद में कस्टमर, मतलब इतने सारे लोगों के बाद में लास्ट में कस्टमर आता है। और यदि हम अपना आरसीएम का देखेंगे, डायरेक्ट सेलिंग का देखेंगे तो कंपनी है, कंपनी से सीधा सीधा कस्टमर। तो ये जब हम स्लाइड लोगों को सामने बताएंगे तो बिल्कुल इतना ज़बरदस्त तरीके से हम इसको एक्सप्लेन कर सकते हैं एक एक चीज़ों को। जैसा कंपनी है, कंपनी को एजेंट है, डिस्ट्रीब्यूटर है, थोक वाला व्यापारी है, रिटेलर है, विज्ञापन है, एकदम आसानी से उनको हम समझा सकते हैं। इतना ज़बरदस्त तरीके से कंपनी ने हमारे पास में बना के दिया हुआ है। उसके बाद में परंपरागत व्यवसाय की विसंगतियाँ, मतलब क्या प्रॉब्लम्स आती है जो परंपरागत ट्रेडिशनल मार्केट जो है उसका। व्यवसाय की पूरी श्रृंखला में ग्राहक को छोड़कर सभी लाभ कमाते हैं, जबकि सबसे महत्वपूर्ण ग्राहक ही है। पूरा व्यवसाय ग्राहक के पैसों से चलता है, परंतु ग्राहक व्यवसाय का भागीदार कभी भी नहीं बन पाता। उत्पाद के प्रचार प्रसार के खर्चों का भुगतान भी ग्राहक से ही ग्राहक को भी करना पड़ता है। मतलब विज्ञापन भी इतना ज़्यादा खर्चा हो रहा है, वो ग्राहक के जेब से ही जा रहा है। यहाँ पर ग्राहक महत्वपूर्ण है लेकिन उसको कुछ भी इम्पोर्टेंस नहीं दिया है। ग्राहक यहाँ पे कभी भी मतलब पार्टनर नहीं बन सकता है। ग्राहकों को ओरिजिनल सामान मिलने की गारंटी नहीं है, क्योंकि बीच में बहुत सारे लोग हैं। भ्रमित विज्ञापनों से ग्राहकों को गुमराह करते हैं, मतलब ये लगाने से गोरे हो जाएंगे, वो लगाने से गोरे हो जाएंगे, मतलब भ्रमित करते हैं। पहले से बड़ी पूंजीपति कंपनियां भारी विज्ञापन करके और बड़ी हो जाती है और आम आदमी गरीब हो जाता है। मतलब बड़ी बड़ी कंपनी आती है, बहुत सारा पैसा लगाती है विज्ञापन में, बहुत सारा पैसा लगा के हमारे दिमाग को हैंग करके अपना प्रोडक्ट बेच के अमीर हो जाती है और हम गरीब के गरीब रहते हैं। आम आदमी के विकास का इससे कोई उपाय नहीं है, कोई लेना देना नहीं है। मतलब बड़ी कंपनियां जो है आम आदमी के विकास के बारे में कभी सोचने वाला नहीं है। तो यदि हम इसके खिलाफ में अगर हम जाके देखते हैं कि हमारे लिए क्या है, तो आरसीएम ही है। और आरसीएम ही क्यों करना है, इसके बारे में यदि हम अगर देखना चाहेंगे तो डायरेक्ट सेलिंग व्यवसाय को सही पहचान देने वाला कंपनी है आरसीएम। सबसे पहले हम बाकी अभी जो बहुत सारे नेटवर्किंग चल रहे हैं उनका उस समय तो हमने आरसीएम 1 जब चल रहा था तब उनका हमने नाम भी नहीं सुना था।
और आरसीएम जो है गांव-गांव तक, गली-गली तक, हर घर तक पहुंच गया था। मतलब ऐसा एक घर भी नहीं छूटा था जिन्होंने आरसीएम के बारे में ना सुना हो, आरसीएम का प्लान ना देखा हो। भले वो ज्वाइन नहीं हुआ हो, लेकिन अगर कोई चर्चा करता कि आरसीएम के बारे में है तो बोलता था कि हाँ, इसके बारे में किसी ने मुझे बताया है, मैं सुना हूँ, मैं जानता हूँ। तो एक डायरेक्ट सेलिंग को अच्छा पहचान देने वाला आरसीएम है। इसीलिए यदि हमको एक बेटर फ्यूचर यदि हमको बनाना है तो आरसीएम ही एक ऑप्शन है, और दूसरा कोई ऑप्शन हमारे सामने में नहीं है। और आरसीएम ही क्यों बोले तो 20 साल का एक लंबा समय इनको एक्सपीरियंस है, क्योंकि सन 2000 में स्टार्ट हुआ और आज अभी 2020 होके 2021 है, मतलब 2100 साल चालू है। मतलब 20 साल का इतना लंबा एक एक्सपीरियंस है, किस तरह से कंपनी को चलाना है, कौन से प्रोडक्ट चलने वाले हैं, ये सभी चीज़ का इनको पूरा का पूरा नॉलेज है। तो इनके साथ में काम करना बहुत ज़्यादा बेटर है। और इनके उद्देश्य भी यदि हम देखते हैं, कंपनी कितने ज़बरदस्त उद्देश्य है, इतने साफ और शुद्ध उद्देश्य है। जैसा स्वावलंबन, मतलब सेल्फ, हम बोलते हैं ना कि हम हमेशा नौकरी पाने के लिए ढूंढते रहते हैं, हमको काम दो। लेकिन स्वावलंबन बोले तो खुद हम अपना काम खुद स्टार्ट करें और खुद हम इनकम जनरेट करें, और बहुत सारे लोगों को हम इनकम कमाने का एक मौका दे सके उनको। तो स्वावलंबन जो है, जो दूसरे के ऊपर निर्भरता है, वो हटा देना है। आरसीएम के माध्यम से ये संभव है। नए भारत का निर्माण, हम आरसीएम के माध्यम से एक नए भारत का निर्माण कर सकते हैं, क्योंकि जितने सारे लोग हमारे टीम में जुड़ते हैं, कहीं ना कहीं वो एक अच्छे विचार के तौर पे जुड़ते हैं और सामान खरीदी करते हैं। तो पक्का बिल में सामान खरीदी करते हैं, तो उस माध्यम से हमारे देश को टैक्स जाता है, और टैक्स ज़्यादा जाता है तो हमारे देश को एक विकास के गति में आगे बढ़ाता है। तो एक नए भारत का निर्माण हम बेहतरीन तरीके से कर सकते हैं। उसके बाद में स्वास्थ्य रक्षा, आरसीएम में जो प्रोडक्ट है, गुड मॉर्निंग से गुड नाइट तक सभी बहुत ही उच्च क्वालिटी के है, हेल्दी प्रोडक्ट है। जो खाने पीने का सामान है वो एकदम शाकाहारी है, तो हमारे सेहत के लिए बहुत ही फ़ायदेमंद चीज़ें हैं। तो स्वास्थ्य रक्षा हमारा ऑटोमेटिक हो रहा है। तो आरसीएम के जो 3 उद्देश्य है, उसके हिसाब से आज मार्केट में बहुत सारी कंपनियां चल रही है, लेकिन उनके पास में इस तरह का कुछ भी उद्देश्य नहीं है। तो इस तरह के उद्देश्य को यदि हम लेके चलते हैं तो हमारा जो बिजनेस है वो भी ग्रोथ होगा, और हमारे अपने आप का भी विकास बहुत ज़्यादा होगा। और आरसीएम के जो प्रोडक्ट है उसकी अगर विशेषता यदि हम देखते हैं तो दैनिक उपयोगी है, मतलब डेली हमारे काम में आने वाली चीज़ें हैं। स्वास्थ्यवर्धक है, हेल्थ को अच्छा करने वाली है। उच्च गुणवत्ता है, क्वालिटी अच्छी है, वाजिब कीमत है, मार्केट के हिसाब से कीमत एकदम ज़बरदस्त है, एकदम ज़्यादा, मतलब मार्केट के हिसाब से यदि हम देखा जाए तो रेट कम है, लेकिन उसकी क्वालिटी बहुत अच्छी है। आरसीएम की यदि हम उत्पादन, जहाँ का फैक्ट्री हम अगर देखना चाहें तो भीलवाड़ा का प्लांट हमको दिखाई दे रहा है। यहाँ पर उत्तराखंड का प्लांट दिखाई दे रहा है, कंपनी दिखाई दे रहा है मैन्युफैक्चरिंग। ये गुवाहाटी का प्लांट हमको दिखाई दे रहा है। मतलब बाकी किसी कंपनी का उनका मैन्युफैक्चरिंग प्लांट कहाँ है, वो खुद कंपनी में दवाई बना, मतलब प्रोडक्ट बनाते हैं या नहीं बनाते हैं, इसके बारे में हमको कुछ भी जानकारी नहीं। लेकिन हमको तो पता है आरसीएम कहाँ बनाती है, कैसे बनाती है, क्योंकि हम कई हमारे साथी जो है कंपनी में जाके आ चुके हैं, और हम जा भी सकते हैं। उसके बाद में अत्याधुनिक जांच उपकरण लगे हुए हैं, जिसमें हमारे प्रोडक्ट को अच्छे से जांच करते हैं, चेक करते हैं, ताकि उसमें कुछ भी खामियां न रह पाए। जैसा इंस्ट्रूमेंटल लैब है, केमिकल लैब है, माइक्रोबायोलॉजी लैब है। तो सभी प्रकार के लैब्स के से होते हुए प्रोडक्ट्स हमारे पास में आते हैं, तो बिल्कुल शुद्ध रहती है। और अगर इसको क्या बोलते हैं, ट्रांसपोर्टेशन का अगर हम देखेंगे तो वितरण व्यवस्था बहुत ज़बरदस्त है। 160 से ज़्यादा डेपो है। मतलब डेपो बोले तो गोदाम समझ लो, कंपनी का वेयर हाउस है, जहाँ हर प्रकार का सामान रहेगा। वहाँ से वो सामान जो है पिकअप सेंटर में वंडर वर्ल्ड में वो सप्लाई होगा। तो 160 से ज़्यादा डिपो है पूरे देश में। पूरे देश में 10,000 से ज़्यादा वंडर वर्ल्ड है, जो हम पीयूसी बोलते हैं, वो 10,000 से ज़्यादा है। प्लस 1,50,000 से ज़्यादा अभी डिस्प्ले वाल हो चुके हैं। मतलब हमारी ही टीम में यदि हम देखेंगे तो 7-8 डिस्प्ले वाल तो हमारी ही टीम में है। इस तरह से 1.5 लाख से ज़्यादा डिस्प्ले वाल पूरे हिंदुस्तान में फैला है, और ये बहुत ज़्यादा फैल भी रहा है।
उसके बाद में यदि प्रोडक्ट की अगर हम श्रृंखला देखेंगे तो बहुत सारे, इतने सारे, मतलब 450 500 600 प्रोडक्ट से ज़्यादा प्रोडक्ट हमारे आरसीएम में है, जो गुड मॉर्निंग से लेके गुड नाइट तक हमारे इस्तेमाल में आने वाली चीज़ें हैं। उसमें और जो गुड डॉट है, जो वेजिटेरियन प्रोडक्ट है, कहीं लोग जो मांस मटन नहीं खाते हैं, शाकाहारी है, लेकिन उनको मांस मटन खाने की, उसका टेस्ट कैसा होता है जानने की कभी कभी किसी की इच्छा होती होगी, लेकिन शायद वो किसी को बता नहीं पाते होंगे। तो गुड डॉट ने बेहतरीन गुड डॉट जो है बैट बोल के एक प्रोडक्ट लाया है, जो बिल्कुल टेस्ट में चिकन मटन के जैसा है, लेकिन एकदम शुद्ध शाकाहारी है। तो उस चीज़ को भी हम टेस्ट ले सकते हैं। और पिछले बार अपन डिस्कस किए थे कि गुड डॉट का इतना बेहतरीन प्रोडक्ट है कि गूगल कंपनी के ऑफिस में गुड डॉट के प्रोडक्ट जाते हैं। और गुड डॉट जो है मार्केट में कहीं भी अवेलेबल नहीं है, किसी को गुड डॉट लेना है तो आरसीएम से ही लेना है। तो एक बहुत ज़बरदस्त कंपनी जो है हमारे साथ में जुड़ी हुई है और बहुत सुंदर उसके प्रोडक्ट हैं। उसके बाद में न्यूट्रीचार्ज जो इंटरनेशनल बहुत बड़ी कंपनी है, जो हमारे साथ में मिलकर हमारे साथ में कंधा से कंधा मिलाकर काम कर रही है। और आरसीएम के हर डिस्ट्रीब्यूटर को एक ऊंची से ऊंची लेवल में जाने में बहुत ज़्यादा मदद करती है, जिनके पास में बहुत सारे क्लिनिकली प्रूवन वाले प्रोडक्ट हैं, जिनको गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का एक सर्टिफिकेट मिला है कि आप इसको किसी भी व्यक्ति को आप दे सकते हो, जिसका कुछ भी साइड इफेक्ट नहीं है, वो क्लिनिकली प्रूवन है इस माध्यम से। और अभी जो मानसून ऑफर न्यूट्रीचार्ज के माध्यम से जो चल रहा है, उसमें हर एक डिस्ट्रीब्यूटर एक अपना भागीदारी निभा सकता है। 500 बिजनेस वॉल्यूम से लेके ऊपर जितना चाहे वो कर सकता है, 1000 बिजनेस वॉल्यूम, 2500 बिजनेस वॉल्यूम, 5000 बिजनेस वॉल्यूम। तो इसमें हमको सभी को कहीं ना कहीं कोई भी एक ऑफ़र है, उसमें हमको किसी भी कंडीशन में भाग लेना ही है। उसके बाद में एक कीसोल है, जो महिलाओं की कॉस्मेटिक के लिए और सैनिटरी नैपकिन के लिए हमारे साथ में काम कर रही है। तो बहुत सारी चीज़ें यहाँ से कीसोल के माध्यम से हमको प्रोवाइड हो रही है। जो महिलाओं की जो ज़रूरत की चीज़ें हैं, वो सभी के सभी यहाँ से हमको आरसीएम के माध्यम से मिल रहा है। उसके बाद में हरी संजीवनी जो है, हमारी खेती अभी क्या बोलते केमिकल खाद डाल डाल के हमारी खेती जितनी बंजर हो गई है कि वहाँ से जितना फसल आना चाहिए उतना फसल नहीं आ रहा है, और जो फसल आ रहा है वो पूरा मतलब केमिकल वाला है, जिससे हमारा शरीर को बहुत ज़्यादा नुकसान हो रहा है। तो एकदम शुद्ध ऑर्गेनिक रूप से जो खाद है वो हरी संजीवनी के माध्यम से आ रही है। ये भी हमारे साथ में एक टाई अप है और हमारे साथ में कंधा से कंधा मिलाकर काम कर रहे हैं। और हमारे टीम में काफ़ी सारे जो साथी हैं जिनके पास में खेती है, वो इसी खाद का इस्तेमाल करते हैं, उनको रिजल्ट भी बहुत बेहतरीन तरीके से आता है। तो ये भी एक बहुत मतलब आरसीएम अगर देखा जाए तो एक संपूर्ण एक विश्व है, एक संपूर्ण दुनिया है, ऐसा हम बोल सकते हैं। बहुत सारे फूड्स प्रोडक्ट्स है जो हम खाने में जो उपयोग करते हैं, इस तरह की बहुत बड़ी श्रृंखला हम यहाँ पर देख पा रहे हैं। उसके बाद में और एक श्रृंखला है जो खाने पीने की जो चीज़ें हैं जो हम इस्तेमाल में लेते हैं वो है। उसके बाद में पर्सनल केयर में है, साबुन है, तेल है, कई प्रकार के शैम्पू है, हैंड वॉश है, बहुत सारी चीज़ें हैं, परफ्यूम वगैरह भी है। उसके बाद में होम केयर में जैसा कपड़ा धोने का साबुन है, नहाने का साबुन है, उसके बाद में ये टॉयलेट क्लीनर है, बहुत सारी चीज़ें हैं जो होम केयर प्रोडक्ट के माध्यम से आता है। रेडीमेड गारमेंट में शर्ट है, पैंट है, टाई है, बहुत सारी चीज़ें हैं जो हमको रेडीमेड गारमेंट के जो सेक्टर है उसमें हमको मिलता है आरसीएम में। उसके बाद में इनर वेयर मेंस और वुमेंस का अंडर गारमेंट का एक सेक्शन है, उसमें हर प्रकार की अंडर गारमेंट्स हमको मिलती है। उसके बाद में चप्पल जूते जिस टाइप से हमको लेना है, फैंसी लेना है, सिंपल लेना है, वो भी हमारे पास में अवेलेबल है। उसके बाद में अगर कहीं आना जाना है, घूमना फिरना है, तो हमको बैग की ज़रूरत है, तो बैग में बहुत सारे बैग है, एसेसरीज़ है, जिसमें छोटे बैग से लेके बड़े बैग है। उसके बाद में बेल्ट वगैरह है, पर्स वगैरह है। उसके बाद में स्टेशनरी में देखेंगे तो हम नोटबुक है, पेन है। उसके बाद में अगर प्लास्टिक और किचन की इसमें देखेंगे तो कुकर है, सिगड़ियाँ है, प्लास्टिक के डब्बे हैं हमको कुछ सामान रखने के लिए, दाल वगैरह रखने के लिए। टेक्सटाइल में हमारा बेडशीट है, टॉवेल है ना, और शूटिंग के कपड़े हैं, पैंट शर्ट के कपड़े हैं, बहुत सारी चीज़ें हैं उसमें। और एक हम वंडर वर्ल्ड का एक हम रूप देख रहे हैं, इस तरह से वंडर वर्ल्ड होता है जिसमें बहुत सारा सामान और हर
प्रकार का सामान यहाँ पर मौजूद होता है। तो किसी भी नए व्यक्ति को यदि हम वहाँ पर विजिट कराने लेके जाते हैं तो बिल्कुल उसका जॉइनिंग कंफर्म हो जाएगा। और जो 1000 का खरीदी करने वाला है तो कहीं ना कहीं उसका खरीदी जो है 2000 से 2500 के बीच में हो जाती है, क्योंकि सामान ही इतना सारा है। और गुड मॉर्निंग से गुड नाइट तक का मतलब ऐसा नहीं है कि ये मेरे काम का नहीं है लेकिन मुझे क्या लेना है, तो मतलब मजबूरी में अगर लेना है, मात्र जॉइनिंग करने के लिए लेना है तो गिने चुने प्रोडक्ट वो एक करेगा। लेकिन जैसा ही वो हमारे आरसीएम की दुकान में आता है तो उनको दिखता है कि ये सब चीज़ें तो मैं मार्केट की दुकान से लाता हूँ, तो यहाँ से वो खरीदी चालू